बहुजन समाज पार्टी कहाँ छोड़े? लोग आपको ब्लड ग्रुप क्यों कहते हैं? बक्सर लोकसभा से बेटर प्रत्याशी कौन थे 2024 के? अब देखिए, ये तो बहुत ही धर्म संकट वाली बात है। ये जो आप बात बोल रहे हैं, ये लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं आया था आपके दिमाग? पैसा है वो आपको कहाँ से कैसे उपलब्ध? लेकिन यूपी में भी तो स्मार्ट मीटर है, लेकिन वहाँ के लोग खुश भी हैं स्मार्ट मीटर से। अब देखिए, अब स्मार्ट मीटर यूपी में भी है, लेकिन बिहार में जो स्मार्ट मीटर है जरूर इसमें कुछ ना कुछ छेड़खानी है, जिसे कहते हैं कुछ चेंजिंग किया गया है, बहुत स्पीड में चलता है, बहुत जल्दी। नमस्कार, मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं सिटी खबर बिहार। अभी हमारी मौजूदगी डुमरांव में है और अभी हमारे साथ वो शख्स हैं जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कोई इन्हें समाज सेवी कहता है तो कोई इन्हें ब्लड ग्रुप कहता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनसुराज के समाज सेवी और एक नेता रवि सिन्हा जी। जनसुराज, सबसे पहले भी आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सिटी खबर के जितने भी दर्शक हैं सबको मेरे तरफ से नमस्कार है। अच्छा रवि भैया, आपको लोग समाज सेवी भी कहते हैं, अब तो आप जनसुराज में भी आ गए हैं, एक नेता के तौर पे भी हैं, तो आपको किस नाम से संबोधित किया जाए, नेता या फिर समाज सेवी? देखिए, आप लोग समाज सेवी कहें तो वही बेहतर होगा, क्योंकि हमारा पहचान डुमरांव या बक्सर जिला में है वो समाज सेवी के रूप में ही है। और हमने हमेशा बहुत ग्राउंड लेवल पर लोगों से जुड़ करके लोगों के दुख सुख में हमने काम किया है। लोगों के लिए मेडिकल मदद से लेकर के ब्लड का मदद से लेकर के हर तरह का मदद हमने किया है। किसी के सुख दुख में शामिल होना, तो हमें नेता से बेहतर है रहेगा समाज सेवी करना। और मैं इस डुमरांव का, इस बक्सर का बेटा हूं और हमेशा बक्सर के सुख दुख में लगा रहूंगा। अच्छा, लोग आपको ब्लड ग्रुप क्यों कहते हैं? देखिए, ब्लड गुरु वैसे आपके मीडिया बंधु ही हमें नाम दिए हैं, और ब्लड गुरु इसलिए भी लोग कहते हैं कि अपने जिला में लगभग अभी तक विगत 10-12 सालों में हमने 5000 से ज्यादा लोगों को निःशुल्क ब्लड उपलब्ध कराया है। वो भी अपने सोर्स के माध्यम से, अपने फ्रेंड सर्किल, अपने जो भी हमारे सोर्स होते हैं, कोई हमारा रजिस्टर्ड संस्था या एनजीओ नहीं है। तो ब्लड वाला कार्य हम ज्यादा करते हैं। किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है या डिलीवरी के दौरान या ऐसे किसी मरीज की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए भी लोग, कुछ मीडिया बंधु हमें ब्लड गुरु का नाम देने लगे, और हमें बहुत खुशी होती है कि हमें लोग इस नाम से जानते हैं। और मेरा पूरा प्रयास रहता है, 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहता है कि अगर किसी को ब्लड की जरूरत पड़ता है, खून का जरूरत पड़ता है, तो भरसक हम प्रयास करते हैं कि उनको ये ब्लड मिल जाए। अच्छा, अभी आप जनसुराज पार्टी में आए जी, क्या मकसद है? देखिए, जनसुराज पार्टी एक बिहार के लिए बेहतर भविष्य है, और जनसुराज पार्टी बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहती है। अभी तक जैसा कि हमने 15 साल राजद को भी देखा, उसके बाद 20 साल जदयू को भी देखा, लेकिन बिहार वहीं का वहीं है। देखिए, बिहार में जरूर कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, लेकिन आज भी देखिए बिहार में युवाओं को नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है। लोग, मतलब बिहार को एक तरह से मजदूर का खान जो बोलते हैं कि मजदूर का फैक्ट्री, लोग बिहार से तमाम IAS PCS प्रतियोगी परीक्षा लोग निकालते हैं, लेकिन बिहार का ये पहचान दब गया है। बिहार को मजदूर का फैक्ट्री कहा जाता है। किसी को भी गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में लोगों को जरूरत पड़ता है मजदूर का, तो वो लोग कहते हैं बिहार जाओ, वहां पे मजदूर मिल जाएगा। तो बिहार को अभी इससे आगे ले जाने की जरूरत है और व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। और प्रशांत जी का ये मुहिम काबिल तारीफ है, और प्रशांत जी, हमें लग रहा है कि यही एक ऐसे इंसान है जो कि बिहार को समृद्ध और सुदृढ़ बना सकते हैं। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी कहाँ छोड़े आप? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में मैं था, और पिछले 2 साल बहुजन समाज पार्टी ठीक था, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, छोड़ने का मतलब होता है जब बेटर ऑप्शन मिलता है, कोई अच्छा चीज मिलता है, तो आदमी स्विच करता है। हमें लगा कि जनसुराज पार्टी आने वाले बिहार का भविष्य है, तो सब लोग अपना भविष्य देखते हैं। हमने भी अपना इसमें भविष्य देखा, और हमें लगा कि सब मुहिम का हमें भी एक हिस्सा बनना चाहिए। अच्छा, राजनीति में आने से पहले आपकी करियर कहाँ थी? देखिए, वैसे तो अपने थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में हम बोले तो हमने BSc किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, फिर MSc किया, वहां से MSc करने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया। कौन विश्वविद्यालय से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। जी। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके हम 4-5 साल दिल्ली में नौकरी भी थे। हमारा स्टार्टिंग भारतीय एयरटेल लिमिटेड से हुआ, उसके बाद हम लास्ट जॉब हमारा रिलायंस कम्युनिकेशन, तो हमने जॉब किया। लेकिन जो है, हमारा स्टार्टिंग से जब हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थे, तो छात्र राजनीति में बहुत एक्टिव, हम सक्रिय रहते थे। हमने चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन मेरा एक नेचर था, सोशल नेचर था, एक सामाजिक नेचर था। तो हमें लगा कि नहीं, कुछ समाज के लिए अलग करना चाहिए, और एक जॉब में अगर हम अपने आप को खुश कर सकते हैं, अपने परिवार को खुश कर सकते हैं, लेकिन समाज से
को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, तो हमें लगा नहीं कुछ समाज को अलग करना चाहिए, इसलिए हम इसमें स्विच किए। अभी आप क्या करते हैं अभी देखिए राजनीति के अलावा? देखिए राजनीति के अलावा वैसे तो फुल टाइमर सोशल वर्कर हैं, और उसके अलावा भी हमारा अभी रेस्टोरेंट व्यवसाय है, अपना रेस्टोरेंट भी हमारा चलता है, और फुल टाइम समाज के लिए हम करते हैं, चाहे वो दिन हो या रात हो, अगर जिसको मेरी जरूरत पड़ती है, लोग याद करते हैं तो हम उपलब्ध रहते हैं उनके लिए। अच्छा, जो पैसा है वो आपको कहाँ से कैसे उपलब्ध होता है? देखिए कुछ आप ठीक है, हमेशा समाज जी सेवा जी करते बिल्कुल रहते हैं। बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपको बहुत जायज है। कुछ हमारा प्रोजेक्ट वर्क भी चलता है, कुछ रियल एस्टेट कार्य हमारे जो जिया जी हैं बनारस में, तो उनके साथ भी हम जुड़े हुए हैं, तो वहां से भी कुछ हमारा अर्निंग आता है, प्लस कुछ अपना बैक भी है, ऐसा नहीं है, तो ठीक ठाक चल जाता है काम, और बहुत ज्यादा पैसे की हमें जरूरत नहीं है। हम बहुत सिंपल इंसान है, और हमारा यही सिद्धांत है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। अच्छा, कौन सा गेम आपको पसंद है? देखिए क्रिकेट देखना पसंद है, क्रिकेट खेलते थे हम भी, थोड़ा बहुत एक बार चोट लग गया था हमको, लेकिन क्रिकेट देखना ज्यादा पसंद है हमें। क्रिकेट ज्यादा जी जी, खेलते हैं कि नहीं खेलते? कभी कदार। कभी कभी। जी जी, अगर मौका मिल जाए तो खेलिएगा? क्यों नहीं, बिल्कुल खेलेंगे, विधानसभा में बिल्कुल। छक्का मारना है ना इस बार? अरे बिल्कुल, पूरा उम्मीद है, और हमें जहां तक है कि पार्टी का जो भी निर्णय होगा स्वीकार्य होगा, और हमें जहां तक उम्मीद है कि हमारा पार्टी को हम पे जरूर भरोसा करना चाहिए, और डुमरांव विधानसभा की जनता भी एक बार हमें मौका देना चाहती है, तो जरूर पार्टी को मैं कहूंगा, अपने जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, कि आप डुमरांव क्षेत्र में एक बार हमारे बारे में फीडबैक ले लें, लोगों से आप एक राय ले लें, और आपको लगता है कि हाँ डुमरांव विधानसभा के योग्य अगर हम हैं, तो जरूर मौका पार्टी को देना चाहिए। अच्छा, जन स्वराज का एक अभियान चल रहा था, विस्तार अभियान, जी जिसके जी तहत आप घूम भी रहे थे, जी जी, तो जब क्षेत्र में जा रहे थे तो कौन कौन से जो कुव्यवस्था है वो आपको देखने को ज्यादा मिली थी? मतलब बेवकूफ व्यवस्था है, नहीं नहीं, कुव्यवस्था। हाँ। कुव्यवस्था ना, हाँ। एक कुव्यवस्था देखिए, अभी तो सबसे बड़ा कुव्यवस्था है कि हमारे यहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत डाउन है बिहार में, और ये हर जगह है बिहार में, कहीं भी जाइए किसी भी पंचायत गांव में, तो शिक्षा का स्तर बहुत डाउन है। हेल्थ का देखिए, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, अब तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बेहतर हुआ है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत है। अभी भी गरीब व्यक्ति सक्षम नहीं होता जो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा पाए, ऐसे गरीब व्यक्ति सक्षम नहीं जो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा पाए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा हमें लगता है कि बिहार में, डुमरांव के सांसद पूरे बिहार में शैक्षणिक बदलाव की जरूरत है। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, शैक्षणिक बदलाव नहीं होगा, लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर जी कैसे लगते हैं आपको? देखिए प्रशांत किशोर जी तो एक हमेशा से वो अलग भी पार्टियों में रणनीतिकार की भूमिका में रहे हैं, बहुत ऐसी पार्टियों में उन्होंने सरकार बनवाई है। तो प्रशांत किशोर जी का जो विजन है, जो सोच है, बहुत ही बेहतर है, और पहली बार कोई नेता है जो बिहार के बारे में सोच रहा है। आज तक देखिए बिहार की बातें सभी करते हैं, लेकिन बिहार को लेकर के लोगों का ये मानना है कि अरे बिहार ऐसे है, बिहार नहीं सुधरेगा, बिहार में कुछ विशेष कुछ नहीं किया सकता। लेकिन प्रशांत जी के अंदर एक जुनून है, एक जज्बा है कि बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए, समृद्ध बिहार बनाने के लिए, और प्रशांत किशोर जी के जो 5 वादे हैं, उन्होंने पलायन बंद करने का, बच्चों को बेहतरीन शिक्षा, महिलाओं को सशक्त करने का, उन्होंने बोला कि हम लोन उपलब्ध कराएंगे 4% सालाना ब्याज की दर से। उसके अलावा वृद्ध व्यक्ति देखिए 400 रुपये पेंशन मिलता है अभी फिलहाल में, 400 रुपये में मुझे लग रहा है कि लोग एक सिलेंडर भी नहीं भरा पाएंगे घर का अपने। तो उन्होंने बोला कि वृद्ध व्यक्ति जो भी हैं 2000 रुपये हम पेंशन देंगे, और एक परिवार में अगर 2 वृद्ध हैं, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, तो 2000 उनका 4000, एक परिवार, एक साधारण परिवार के लिए भरण पोषण के लिए 4000 रुपये कम नहीं होते हैं। तो जो सोच है, एक विजन है बिहार को विकसित करने के लिए, और उन्होंने पूरे बिहार के लिए, उनके पास कुछ लॉबी है जिसमें IAS PCS IAS जो भी अधिकारी हैं उनका रिटायर्ड अधिकारी का लॉबी है, और बिहार के लिए पूरा रोड मैप बना लिया कि बिहार को कैसे डेवलप करना है। तो मुझे लग रहा है कि बिहार के बारे में उनसे बेहतर कोई सोच नहीं सकता है, और ना ही कोई बदल सकता है बिहार को। आनंद मिश्रा के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए आनंद मिश्रा बेहतर व्यक्तित्व हैं, और वो SP रैंक से रिटायर्ड हुए IPS अधिकारी हैं, और एक युवा जोश हैं, और हमें लग रहा है कि आनंद मिश्रा के आने से युवाओं के अंदर एक बहुत ज्यादा उत्साह है, और आनंद मिश्रा जैसे पर्सनालिटी अगर हमारे इस पार्टी में आए हैं तो जरूर कहीं ना कहीं हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जो हमारा विजन है, जो हमारा सपना है, वो जरूर पूरा होगा। ये जो आप बात बोल रहे हैं, ये लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं आया था आपके दिमाग में? देखिए अब ये तो बात सही कह रहे हैं आप। उस समय हमारे बहुत नजदीकी अनिल कुमार जी, जो अनिल बिल्डर के नाम से भी जाने जाते हैं, और मैं उस समय पार्टी में था, तो पार्टी के धर्म के अनुसार मैंने कार्य किया। अगर जिस पार्टी में रहना है उसका एक धर्म होता है, तो हम, और प्लस हमारा बहुत नजदीकी रिश्ता भी उनसे रहा अनिल भैया से। तो बेसिकली सही मायने में मैं बताऊं तो अनिल भैया को सपोर्ट करने के लिए मैं बहुजन समाज पार्टी में आया था, और उनको सपोर्ट किया। ठीक है, सफल नहीं हो पाए, लेकिन उसके बाद मैं हमेशा बोलता था कि अगर कहीं भी जाता था वहां पे हमें लगता था कि बहुजन सपोर्टर बहुजन समाज पार्टी के नहीं है,
तो मैं उनको सेकंड प्रेफरेंस जरूर आनंद मिश्रा का देता था कि आनंद मिश्रा बेहतर विकल्प होंगे। अच्छा, इन दोनों में से बक्सर लोकसभा से बेटर प्रत्याशी कौन थे 2024 के? अब देखिए, ये तो बहुत ही धर्म संकट वाली बात है। उस समय अगर मैं बहुजन में था तो हमें जरूर अनिल कुमार को मैंने सबसे बोला कि बेटर है। अब जन स्वराज में है तो देखिए, अब ये बातें ठीक है, बिल्कुल जन स्वराज जिसको अपना अगर लोकसभा में जिसको भी कैंडिडेट उतारता है, हम उसके लिए एक पार्टी का जो है तो होता है, संविधान होता है, एक धर्म होता है, उस धर्म की अगर बात की जाए तो जो भी जन स्वराज से कैंडिडेट होंगे हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे और किसी का विरोध हम नहीं करते हैं जी। मनोज भारती के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, मनोज भारती जैसा विद्वान शिक्षित व्यक्ति अगर हमारे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है तो ये पार्टी के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। और जिन्होंने हमारे विदेश नीति में भी कार्य किया है, आपको पता होगा मनोज भारती के बारे में। और हमें लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि किसी भी पार्टी, चाहे वो जदयू हो या राजद हो या भाजपा हो, कोई किसी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मनोज भारती से डिबेट नहीं कर सकते किसी भी मामले में। तो एक विद्वान व्यक्ति हैं और एक उनके पास थॉट है, एक विजन है। तो ऐसे लोग की जो लॉबी है ये बहुत बेहतर है। और हमें भी लगा कि एक बेहतर लॉबी, एक बेहतर टीम का हमें हिस्सा होना चाहिए, तो हमने स्विच किया इसके लिए। अच्छा, नीतीश कुमार इन दिनों अभी चर्चा में चल रहे हैं। जी जी। एक सभा में गए थे जो कि राष्ट्रगान हो रहा था, जी, उसमें जी। एक अधिकारी से बात कर रहे थे। जी जी जी। इसको लेकर तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि उनका मानसिक संतुलन थोड़ा ठीक नहीं है। देखिए, मानसिक संतुलन तो मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता हूं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मैं कह सकता हूं कि देखिए, उम्र का भी कुछ तकाजा होता है और कुछ दो चार ऐसी हरकतें उनका देखा गया। जैसे किसी सरकारी सभा में गए थे तो वहां का फूल उठाकर के अशोक चौधरी के ऊपर फूल फेंके वो, और किसी जैसे राष्ट्रगान वाले में देखे कि वो अपना ताली बजाना या इधर उधर इशारे करना, जबकि राष्ट्रगान में एक मतलब एक होता है ना, राष्ट्रगान है तो आप एकदम कॉन्सेंट्रेट खड़े रहिए, उसका एक सम्मान होता है। तो कहीं ना कुछ दिक्कत तो है। प्रशांत किशोर जी भी इस बात को बोलते हुए जी, जी। कि नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कहा जा सकता है ये, क्योंकि उम्र का भी होता है। देखिए, हम लोग का 60-65 साल रिटायरमेंट का उम्र होता है, तो हमें लग रहा है कि इस उम्र में उनको भी रिटायरमेंट लेना चाहिए, नए को मौका देना चाहिए। और प्रशांत किशोर जैसे विजन वाले व्यक्ति को नीतीश कुमार को तो खुद आकर के सपोर्ट करना चाहिए। अभी देखिए, चिराग पासवान जी ने भी बहुत बेहतर बोला है उनके लिए, प्रशांत किशोर जी के लिए। प्रशांत किशोर जी का विजन अच्छा है, बेहतर करेंगे बिहार के लिए। तो हमें लग रहा है कि नीतीश कुमार जी को भी आगे बिहार का दायित्व कहीं ना कहीं प्रशांत जी को देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अपना निजी स्वार्थ को छोड़ करके और कोई बिहार को डेवलप करना चाहता है, बिहार को आगे बढ़ाना चाहता है, तो हमें लग रहा है कि प्रशांत जी से बेहतर विकल्प हमें नहीं लग रहा है कोई अगला होगा। 25 के मुद्दे क्या होंगे डुमरांव के लिए? देखिए, डुमरांव का जो बेसिक मुद्दा है, डुमरांव में देखिए बहुत ज्यादा जाम की समस्या लगा। देखिए, वैसे तो मैं बताऊं कि डुमरांव ही नहीं, अभी तो पूरे बिहार का एक सबसे बड़ा मुद्दा है स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर देखिए, आजकल जो हम लोग का महीने का 1000-1200 रुपये महीने का मंथली बिजली का बिल आता था, आज के डेट में स्मार्ट मीटर में लोग कहते हैं रिचार्ज कराते हैं, मतलब 2-2.5 10 डबल ट्रिपल हो गया है खपत या जो भी चार्ज करिए। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा स्मार्ट मीटर है। इसको हम लोग चाहते हैं कि क्या मतलब स्मार्ट मीटर जो है वो सही नहीं है? नहीं, सही नहीं है, और इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर इसमें घपला कहिए, घोटालेबाजी कहिए, कुछ ना कुछ लेकिन इसमें। यूपी में भी तो स्मार्ट मीटर है, लेकिन वहाँ के लोग खुश भी हैं स्मार्ट मीटर से। अब देखिए, अब स्मार्ट मीटर यूपी में भी है, लेकिन बिहार में जो स्मार्ट मीटर है जरूर इसमें कुछ ना कुछ छेड़खानी है, जिसे कहते हैं कुछ चेंजिंग किया गया है, बहुत स्पीड में चलता है, बहुत जल्दी रीडिंग बढ़ते हैं। तो स्मार्ट मीटर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरे बिहार का मुद्दा है। सेकंड, अगर डुमरांव के मुद्दे की बात करें तो डुमरांव में जाम का समस्या, जाम से निजात पाने के लिए डुमरांव में अभी देखिए बाईपास लोग बोले पास हो गया, लेकिन आज तक अभी हमें लग रहा है कि अभी कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, न बन रहा है। डुमरांव में तमाम समस्याएं हैं, चाहे वो रोड की समस्या है। देखिए, बरसात में ये जो मेन रोड है उसमें पानी लग जाते हैं, डेली बेस पर दर्जनों ई रिक्शा पलटता है, बहुत औरतें महिलाएं चोटिल हो गई हैं, बहुत लोगों को चोट लग गया है। तो तमाम मुद्दे हैं। शैक्षणिक मुद्दा भी है, डुमरांव के विकास में एक अनुमंडल हॉस्पिटल है, वहां भी हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे ब्लड बैंक की सुविधा हो, अल्ट्रासाउंड का सुविधा हो, सिटी स्कैन का सुविधा हो। तो ऐसे तमाम मुद्दे डुमरांव को डेवलप करने के लिए, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो या शैक्षणिक स्तर पे हो या व्यवस्था के स्तर पे हो, तो काफी डुमरांव में बदलाव की जरूरत है। और विगत 4 से 5 सालों में जो भी हमारे माननीय विधायक जी रहे हैं, डुमरांव में केवल और केवल भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ गया है और किसी मुद्दे पे व्यापक रूप से कार्य नहीं हुआ है। डुमरांव विधायक को लेकर के आपकी क्या राय होंगे? देखिए, हम किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हैं। डुमरांव विधायक जरूर शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन जितना उनसे उम्मीद किया गया था उन्होंने उम्मीद पे पानी फेरा है। डुमरांव के लोग को बहुत ज्यादा उम्मीद था कि डुमरांव को एक अच्छा विधायक मिला है, लेकिन वो भी सेम उसी में जैसे जो कैटेगरी चलती आ रही है उसी में वो भी इन्वॉल्व हो गए, और जो भी है भ्रष्टाचार में शामिल होना या
ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देना, तो कुछ इनके सेट हुए आदमी हैं उनको ठेका देते हैं, तमाम चीजें हैं। कई मुद्दे हमने उठाया भी, जैसे एक छठ घाट बना था नया पुराना भोजपुर में, वहां पे तमाम भ्रष्टाचार हुए। ऐसे कई मुद्दे हैं। देखिए अभी अकालूपुर पुलिया है, ऐसे डुमरांव में तमाम पुलिया हैं जो क्षतिग्रस्त हैं, जहां पे लगता है कि गाड़ी कब पलट जाएगी, कई गाड़ी पलट के नीचे गिर गई, उन्हें कार्य कुछ भी नहीं किया। तो मेरा एक उनके प्रति व्यक्तिगत तो नहीं, लेकिन हाँ अगर हम डुमरांव की बात करें तो डुमरांव के प्रति उनका बहुत ही उदासीन रवैया रहा है। बस वो बातों के धनी है और उनका काम है अगड़े समाज का विरोध करना और पिछड़े समाज को बेवकूफ बनाकर अपना रोटी सेकना, इसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं। हाउस होल्डिंग टैक्स भी डुमरांव में बहुत ज्यादा। देखिए होल्डिंग टैक्स तो खैर नगर परिषद का मामला है और होल्डिंग टैक्स में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुआ है, उसका हम भी विरोध करते हैं। होल्डिंग टैक्स लगना चाहिए, लेकिन उसका एक प्रॉपर मापदंड और एक लिमिट होना चाहिए कि होल्डिंग टैक्स एक परिवार का एक लिमिटेशन होना चाहिए। और हमें लग रहा है कि होल्डिंग टैक्स पे भी कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि अनकंट्रोल्ड होल्डिंग टैक्स बहुत ज्यादा लग रहा है, तो उस पर भी कंट्रोलिंग चाहिए होल्डिंग टैक्स पे। और जाते जाते क्या कहिएगा अपने विधानसभा वासियों को? जाते जाते अपने विधानसभा के सभी जो भी सम्मानित हमारी जनता उनको नमस्कार प्रणाम करते हैं और यही कहते हैं कि आप हमें एक बार डुमरांव से मौका दीजिए और हम आपको वादा करते हैं कि आपके जो भी हमसे उम्मीद होगी हम उस पर 100% खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और डुमरांव के लोगों से जुड़ करके हमें एक भावनात्मक लगाव है और डुमरांव के लिए मैंने बोला भी है कि अगर मैं जीतता हूं तो जो भी 4 प्रखंड है, हमारे चारों प्रखंड में फ्री एम्बुलेंस सुविधा हमारी तरफ से हमारे निजी फंड से होगा, गवर्नमेंट करे या ना करे लेकिन हम करेंगे। और मेडिकल फील्ड में जितना हमसे हो सकता है उतना बेहतर डुमरांव के लोगों के लिए करेंगे, जो अभी बिना सत्ता में रहते हुए भी हम करते हैं। तो डुमरांव के लोगों से हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है और हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर हमें मौका मिलता है तो आप लोग चढ़ बढ़ के हमें पूर्ण बहुमत से जिताने का कार्य करेंगे। और आप सबसे हमें पूरा उम्मीद है और हम भी आपसे वादा करते हैं आपके जो भी उम्मीद होगा उससे हम 100% खरा उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ डुमरांव के चर्चित समाज सेवी या फिर जन स्वराज के नेता कॉले, आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं? क्या इनको डुमरांव से जन स्वराज से सीट मिलना चाहिए? क्या ये अच्छे विधानसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं जन स्वराज के लिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा।